बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राशि स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और राजनीतिक विज्ञान के इस चैनल पर हम आज पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक जो राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार है उसके बारे में। ठीक है, तो आज पहले हम राजनीतिक विज्ञान के परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में पढ़ चुके हैं परंपरागत दृष्टिकोण के तहत। और आज इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम राजनीतिक विज्ञान के नेचर या स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के नेचर के बारे में ये एक चर्चा का विषय है कि राजनीति को किस श्रेणी में रखा जाए। राजनीतिक विज्ञान को क्या हम इसे विज्ञान मान सकते हैं, क्या यह कला की श्रेणी में आता है, या फिर विज्ञान या कला दोनों के ही मिश्रित स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें विस्तार से पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान होता है क्या है। बच्चों, वास्तव में विज्ञान का मतलब होता है ऐसा विषय जिसकी अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसकी विषय वस्तु के बारे में इसमें नहीं देखा जाता कि इसकी विषय वस्तु वैज्ञानिक है या नहीं है, लेकिन जो उसके अध्ययन की पद्धति है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। और यदि उसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है तो उसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो विभिन्न राजनीतिक जो विचारक हैं, परंपरागत राजनीतिक विचारक और आधुनिक राजनीतिक विचारक, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान है या नहीं है इसके संबंध में उनके आपस में मतभेद किए हैं, आपस में एक मत नहीं है। जहाँ तक अरस्तु की बात करें, जो कि राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने तो राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है, मास्टर साइंस राजनीतिक विज्ञान को उन्होंने कहा है। और बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है कि मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान है वो राजनीतिक विज्ञान है। लेकिन हमें चूंकि हम दोनों पक्षों के बारे में अध्ययन करना है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, तो शुरुआत हम करते हैं कि क्या राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है के साथ करते हैं। कुछ जो प्रमुख विद्वान हैं वो इसके समर्थक हैं कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो उनमें जो प्रमुख हैं वो है बकल, कॉम्टे, मेटलैंड, बियर्स, केटलिन, मोस्का, बर्क आदि। ये जो विद्वान हैं ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। काम्टे ने तो यहाँ कहा है कि राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ जो है उसके अध्ययन विधियों, सिद्धांत और निष्कर्ष के संबंध में एकमत नहीं है। और साथ ही जो ये विषय, इसमें विकास की निरंतरता का भी अभाव है। इसमें उन तथ्यों का अभाव है जिसके आधार पर इसे विज्ञान माना जाए या भविष्य के लिए कोई ठीक निष्कर्ष निकाला जा सके। तो इन्होंने अपने पक्ष में जो तर्क दिए हैं कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो सबसे पहला तर्क उन्होंने ये दिया है कि इसमें सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। जिस तरह से विज्ञान में एक निश्चित तथ्य होते हैं, और जैसे हम यदि गणित की बात करें तो 2 और 2 4 होते हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसमें ऐसे जो तथ्य हैं वो भी निश्चित है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण जो चीज़ है वो ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ ही आएगी। तो इससे सभी विद्वान एकमत है। और ये जो है लेकिन यदि राज्य की बात करें, राजनीतिक विज्ञान की बात करें, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो एक बार निष्कर्ष निकाला जाएगा वो निष्कर्ष अंतिम या सर्वमान्य होगा, क्योंकि जो दो राजनीतिक विज्ञानी होते हैं उनमें उनके अंदर भी मतों की इतनी विभिन्नता होती है, वो किसी भी एक बात पे सहमत नहीं होते हैं, उनमें मतभेद विद्यमान होते हैं। जैसे उदाहरण के ले लें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, सीजे उलास्की जैसे जो विद्वान हैं वो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक हैं। तो वहीं जैसे लेकी है, सिड्रिक है, ब्लंट्सली आदि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के नितांत विरोधी हैं। तो इनके अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है जो विद्वान है राजनीति विज्ञान के। तो इसलिए सर्वमान्य नियमों का इसमें अभाव है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरे ये कारण बताते हैं कि कार्य और कारण के जो संबंध है उनका निश्चित संबंधों का अभाव है। विज्ञान में ये होता है कि यदि ये कारण है तो इसका ये कार्य अवश्य ही होगा, या ये जो कार्य घटित हुआ है भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में, तो उस कार्य का कारण भी एक निश्चित होता है कि यही इसका कारण रहा होगा। किंतु राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे कई पेचीदा कारण होते हैं, और क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्कर में कई जो कारण है ये कहना मुश्किल होता है कि इसके पीछे वास्तव में मुख्य कारण क्या रहा होगा। जैसे 1917 की जो सोवियत क्रांति या साम्यवादी विचारधारा के फलस्वरूप जो क्रांति हुई थी, उस समय के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें इसके पीछे क्या कारण रहा है। ठीक है,
और जो तीसरा तर्क देते हैं ये विज्ञान के नहीं है इसके खिलाफ, कि इसमें सही माप का अभाव है, अचूक माप इसमें नहीं किया जा सकता। शुद्ध विज्ञान की एक विशेषता होती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्यों का आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम आदि राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो ये बिल्कुल अस्पष्ट और अदृश्य होते हैं। इसलिए उनके बारे में अचूक नहीं कहा जा सकता कि ये इसी तरह से होगा जैसे ताप या गैस के दबाव की भांति नहीं नापा जा सकता है। चौथा इसमें बताते हैं कि भविष्यवाणी संभव नहीं है। राजनीतिक जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसके कारण की पहचान होती है कि इसके पीछे एक कारण है। उसी प्रकार जो पदार्थ विज्ञान होते हैं उनके संबंध में निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है और सही से बतलाया जा सकता है कि किस समय चंद्र ग्रहण होगा, किस समय सूर्य ग्रहण होगा और किसके परिणाम स्वरूप क्या कार्य होगा। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में यह नहीं कहा जा सकता कि आगे भविष्य में इस संबंध में या इस विषय में क्या घटित होने वाला है। जैसे कि हम अपने चुनाव की बात करें तो हम नहीं कह सकते कि भारतीय आम चुनाव में जो अगला चुनाव होगा तो इसमें किस पार्टी की विजय होगी, क्या परिणाम होगी। कई बार हम देखते हैं कि इतनी अप्रत्याशित परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। तो बर्क यहाँ पर कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में जो है भविष्यवाणी करना मूर्खता है। क्या कौन कहते हैं? बर्क ने भविष्यवाणी के संबंध में बात की है कि राजनीतिक विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है और राजनीतिक विज्ञान में भविष्यवाणी करना मूर्खता है, क्योंकि यहाँ अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं। पांचवा ये तर्क देते हैं कि परीक्षण का अभाव है। जो विज्ञान होता है उसमें प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है और एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से उसमें प्रयोग किए जाते हैं और उनके निश्चित परिणाम भी निकलते हैं। लेकिन राजनीतिक विज्ञान के तहत पर्यवेक्षण एवं परीक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि ये किसका अध्ययन करता है? इसका अध्ययन के विषय मानव होते हैं और मानव के क्रियाकलाप किसी के नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो इसके जो राजनीति विज्ञान के विषय है उसका निश्चित पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव नहीं हो पाता है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। अगला कारण बताते हैं कि एक आत्मपरक अध्ययन की पद्धति है। आत्मपरक अध्ययन की पद्धति का तात्पर्य है कि जो विज्ञान होता है वस्तुपरक होता है, यानी कि ये अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण मानवीय भावनाओं से दूर रहते हैं और तटस्थता के साथ अध्ययन इसमें किया जाता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण आत्मपरक है। ये तटस्थ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो तटस्थ नहीं रह सकता, उसकी भावनाओं से, इच्छाओं से वो अवश्य प्रभावित होता है। तो जो कभी भी अध्ययन किया जाता है तो वह पदार्थ विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सापेक्ष हो जाता है, व्यक्ति विशेष की भावनाओं से प्रभावित हो जाता है। इसलिए इसकी अध्ययन पद्धति आत्मपरक मानी जाती है। सातवां ये माना जाता है कि परिभाषित शब्दावली का राजनीतिक विज्ञान में अभाव है। जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें जो निश्चित टर्म्स होते हैं, निश्चित उनकी एक परिभाषा होती है, वो विशेष कार्य प्रणाली के लिए विशेष शब्द दिए गए होते हैं। लेकिन राजनीतिक विज्ञान इसके विपरीत है। इस विषय के नाम के संबंध में मत विभिन्न है कि राजनीतिक विज्ञान की खुद की इतनी परिभाषा है, उसके अनेक लेखक हैं, उनमें आपस में मतभेद हैं। तो इस तरह से राजनीतिक विज्ञान की जो शब्दावली है वो एक निश्चित और परिभाषित नहीं है। तो लावेल ने यहाँ कहा है कि राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकताओं की ही कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य जो परिभाषित शब्दावली है जिससे एक सामान्य व्यक्ति समझ सके, उसका इसमें अभाव है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। और आठवां और बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि इसकी विषय वस्तु है वो मानव है। कि जो भी प्राकृतिक विज्ञान है उनकी विषय वस्तु होती है वो सामान्यतः निर्जीव होते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन मानव परक है और मानव जो है एक अत्यंत जागृत और चेतन सत्ता है और मनुष्य के स्वभाव में भी निरंतर अंतर आता रहता है और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न आचरण भी करते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को और उससे संबंधित राजनीतिक विज्ञान का विषय मनुष्य है और उससे संबंधित जो संस्था हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो उनके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते जैसे कि हम प्राकृतिक विज्ञानों में निकाल सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक विज्ञान की जो विज्ञान के पक्ष में नहीं है, जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने के, तो ये निम्न तर्क देते हैं। तो इनके जो एक वक्ल हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। और मेटलेन ने कहा है कि मुझे राजनीतिक विज्ञान के शीर्ष के प्रति खेद होता है
ठीक है, कि राजनीतिक विज्ञान में जो विज्ञान शब्द दिया गया है, मुझे तो इसके शीर्षक के प्रति खेद होता है, क्या क्योंकि विज्ञान के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, तो मेट लेन ने राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये एक जो वर्ग हैं जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, वो भी इसकी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान नहीं की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय। ये परिभाषा दी है बर्क ने। इस तरह से विद्वान है ये राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। लेकिन सब विद्वान ऐसा नहीं है। कुछ विद्वान हैं जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते हैं, जिनमें प्रमुख है अरस्तु। अरस्तु ने तो राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस का है। बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंट्सली, डॉक्टर फाइनर, लास्की, ये जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के समर्थक हैं, वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। गार्नर के शब्दों में तो उन्होंने कहा है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान की राशि को कहते हैं जो विधिवत तो जिसका विधिवत परीक्षण किया जाए, अनुभव अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके जो तथ्य हैं वो परस्पर संबंध क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हों। तो इसलिए वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं। तो इनके पक्ष में वो जो तर्क देते हैं, तो सबसे पहला वो तर्क देते हैं कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान है उसमें जो विज्ञान की पद्धति है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और दूसरा तर्क देते हैं कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन भी संभव है। जो विज्ञान का लक्षण होता है कि इसका जो अध्ययन है वो एक रूप से व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, कि इसके एक निश्चित उसका चरण होता है, प्रक्रिया होती है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है और चरणबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का भी जो विषय हैं जैसे राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, उनसे संबंधित विचार, तो जो है उनका क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में राज्य की भूतकालीन स्वरूप के आधार पर वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान में जो विचारधाराएं उपलब्ध है या जो प्रचलित है उसके भूतकाल में उन विचारधाराओं के किस तरह से प्रभावित हुए, किस तरह से वो विकसित हो गई, उन्होंने वर्तमान का स्वरूप धारण किया है। तो इस तरह से क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में संभव है। आगे ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में भी सर्वमान्य जो सार्वभौम नियम है उसकी स्थापना की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में भी ऐसे कुछ नियम और सिद्धांत हैं कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि ये होगा तो इसके आधार पर इसका निष्कर्ष के रूप में ये निकल कर सामने आएगा। जैसे कि लोक सेवाओं के जो सदस्य हैं उनकी स्थायी आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वो तटस्थ और निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही जो असमानता है, जातिवाद है, निरक्षरता है, ये एक प्रजातंत्र के लिए बुरी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों में कोई मत में विभिन्नता नहीं है। हर कोई इस चीज़ को स्वीकार करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोक सेवाओं की तटस्थता एवं निष्पक्षता होनी चाहिए। जातिवाद और जो निरक्षरता संबंधी जो बुराई हैं वो प्रजातंत्र के लिए बुरी हैं। तो इस सब बातों में जो है सर्वमान्य तथ्यों के रूप में इनको स्वीकार किया जा सकता है। और आगे ये कहते हैं कि अध्ययन सामग्री में भी एक रूपता है। अपने पक्ष में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विज्ञान में उपलब्ध जो अध्ययन सामग्री है उसमें विभिन्नता है, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन जो निश्चित विषय हैं इसके राज्य, सरकार इसकी संबंधित संस्थाएं और मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तथ्य, तो ये सब जो है अध्ययन सामग्री है राजनीतिक विज्ञान में, उसमें कोई मत के नहीं है, इनमें एक रूपता पाई जाती है। कार्य कारण संबंध भी राजनीतिक विज्ञान में संभव है, क्योंकि हम जो प्राकृतिक विज्ञान में यही देखते हैं कि वह कारण एवं कार्य के मध्य एक निश्चित संबंध पाया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में भी हम कह सकते हैं कि जो कुछ घटनाएं होती हैं उनके पीछे निश्चित कुछ न कुछ कारण अवश्य होंगे, और यदि कुछ कारण है, कोई कारण है, तो उसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे। जैसे कि जनता का जो असंतोष है वह शासक क्यों होता है, वह शासित वर्ग के प्रति यदि अपमानजनक व्यवहार करता है, आर्थिक असमानता का व्यवहार करता है, तो जो शासित वर्ग है वो विद्रोह करते हैं। ये जो घटनाएं विद्रोह का कारण बनती हैं। तो इस तरह से शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक कार्यों में रुचि उत्पन्न होती है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जनता के मन में विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न होती है, तो ये जो है इनके कुछ निश्चित कारण होते हैं, और इसके कारण के फलस्वरूप ही किसी कार्य की आने वाली घटनाओं की उत्पत्ति होती है। तो ब्राइस के शब्दों में उन्होंने यह कहा है
कि जो भी मानवीय कार्यों का जो वर्गीकरण है वो किया जा सकता है तथा उन साथ ही उनको श्रृंखलाबद्ध तथा सामान्य जो प्रचलित प्रवृत्ति हैं उनके आधार पर उनका अध्ययन भी किया जा सकता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक विज्ञान के तहत कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला विपक्ष में तर्क देते हैं कि भविष्यवाणी की क्षमता है कि राजनीतिक विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता है। यद्यपि ये जो भविष्यवाणी है प्राकृतिक विज्ञानों की भांति नहीं की जा सकती क्योंकि इनका विषय है वो मनुष्य है। तो फाइनर ने कहा है कि हम निश्चितपूर्ण भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते लेकिन संभावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सही रूप में भविष्यवाणी की जाती है तो विज्ञान की कसौटी मान ली जाए तो फिर ऋतु विज्ञान जैसे हैं, तो जैसे मौसम विज्ञान जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में तो कई बार भविष्यवाणी गलत साबित हो सकती है। तो राजनीतिक विज्ञान को भी विज्ञान माना जा सकता है, इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। पर्यवेक्षण एवं परीक्षण भी राजनीतिक विज्ञान में संभव है। अब किसी भी राजनीतिक विज्ञान में हम ये देखते हैं कि पर्यवेक्षण पद्धति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की शासन पद्धति है वो दूसरों की शासन पद्धतियों की अपेक्षा बेहतर है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम पर्यवेक्षण कर सकते हैं, ये परीक्षण ये देख कर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र वो जनहित में सबसे अधिक सजग रहता है और ये शासन पद्धति सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसी प्रकार जो विविध राज्यों के जो कार्य क्षेत्र के आधार पर ये परिणाम निकाला जा सकता है कि राज्य को कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित रखने के विचारधारा के कारण लोकतांत्रिकरण लोक कल्याणकर राज्य की नीति ही उपयुक्त है, ताकि राज्य स्वेच्छाचारी राज्य न बन सके और वो सीमित राज्य की तरह कार्य करे और जनता के कल्याण के लिए कार्य कर सके। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में भी पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। उसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू जो स्पिरिट ऑफ लॉज है उन्होंने भी इस पद्धति का प्रयोग करते राजनीतिक विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा परीक्षण को संभव बताया है। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि ये पर्यवेक्षण और परीक्षण इसमें संभव है। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में बकल, काम्टे, मेटलेन ने जो आपत्तियां उठाई थी, हालांकि वो पदार्थ विज्ञान से आधारभूत रूप से भिन्न होने पर भी राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, कॉर्नवॉल, लेविस, ब्राइस, विलोबी, गार्नर आदि जो विद्वान है इसे विज्ञान मानने के पक्ष में है। तो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। हालांकि ये एक अनिश्चित विज्ञान है, क्योंकि इसके अनिश्चितता के जो कारण है वो हम ये देख सकते हैं क्यों है अनिश्चित विज्ञान, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का संबंध जो है वो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जटिल समस्याओं से है। ये भौतिक विज्ञानों के समान पदार्थ से इसका संबंध नहीं है। दूसरा हम देखें तो राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध है वो मनुष्य के विवेकशील और परिवर्तनशील स्वभाव से है, जबकि भौतिक विज्ञान के लिए तो स्थायी जो प्रकृति वाले तत्व हैं वो ही उनके विषय माने जाते हैं। तो जहाँ विवेक और परिवर्तन आता है वहाँ पर हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम विज्ञान को मान सकते हैं। ये अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। आगे हम देखें तो राजनीतिक विज्ञान के जो यंत्र के रूप में प्रयोग होने वाली है, तो ये भौतिक विज्ञान वो प्रयोग होने वाली जो होती है वो मानवीय इंद्रियां होती है, मनुष्य होता है, जबकि भौतिक यंत्रों के समान निरीक्षण और उनके समान और निरपेक्ष निर्णायक नहीं होती है। इसलिए राजनीतिक क्योंकि किसी भी निरीक्षण में ये पर्यवेक्षण में अचेतन रूप से जो राजनीतिक शास्त्र है वो अपने व्यक्तिगत विचारों एवं द्वेषों से प्रभावित हो ही जाता है, चाहे बच्चे कितनी ही कोशिश करें, क्योंकि वो एक मनुष्य है। तो राजनीति शास्त्र है और जो उसका अध्ययन का विषय है वो भी मनुष्य है, इसलिए इसका जो संबंध में है जो कुछ निश्चित होते हैं वो अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, इसलिए इसको अनिश्चित विज्ञान कहा जाता है। राजनीति के अध्ययनकर्ता को अपने विषय के नैतिक पहलू पर भी ध्यान देना होता है कि किसी भी विषय को चाहे वो कितना स्पष्ट हो, लेकिन उसके नैतिक पहलू को ध्यान में रखकर ही उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए भौतिक विज्ञानों की भांति ये निरपेक्ष विज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान को अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ विद्वान हैं जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं।
उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान एक कला भी है। कला किसे कहते हैं? वास्तव में कला होती है वो किसी जो ज्ञान है उसका व्यवहारिक या क्रियात्मक भाग मानी जाती है। कला क्या होती है? वो किसी भी विषय के ज्ञान का व्यवहारिक तथा क्रियात्मक भाग माना जाता है और ये मानव जीवन को सरस व सुंदर बनाता है। हम कहते हैं कलात्मक जीवन, तो कलात्मक का मतलब है वो सरस सुंदर और एक सरल जीवन का प्रतीक मानी जाती है कला। तो कुछ विद्वान जो राजनीतिक विज्ञान को कला भी मानते हैं, जैसे कि विलियम एस्लिंगर ने कहा है कि विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना जरूरी नहीं है। कला जो है विज्ञान पर आधारित हो सकती है। ये दोनों जो विज्ञान एवं कला है वो एक दूसरे की पूरक भी हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान में भी कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि ये जो विज्ञान है लेकिन राजनीतिक विज्ञान पूर्ण भौतिक विज्ञान की भांति की विज्ञान नहीं है और कला की भांति ये पूर्ण रूप से आदर्श भी नहीं है। दोनों का इसमें मिश्रण है, इसलिए इसको कला एवं विज्ञान के दोनों के मिश्रण के रूप में माने जाते हैं। जैसे कि ब्लंशली ने कहा है कि राजनीति शब्द से विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। राजनीतिक विज्ञान कला के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन को अधिक आदर्श एवं सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करता है। कला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजनीतिक विज्ञान ये प्रयास करता है कि जो राष्ट्रीय एवं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से संबंधों का विकास किया जाए, कि इस तरह से आदर्शों का विकास किया जाए कि मनुष्य का जो जीवन है अधिक सुंदर आदर्श स्वरूप में व्यतीत हो सके। इसलिए राजनीति विज्ञान को कला भी कहा जाता है और विज्ञान की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति को कला, विज्ञान एवं दर्शन तीनों कहते हैं, जैसे कि कैटलिन है, उन्होंने ये राजनीति विज्ञान के तहत कला, दर्शन एवं विज्ञान तीनों का है। और लासवेल ने भी यही कहा है कि राजनीतिक विज्ञान में कला, विज्ञान और दर्शन इन तीनों का समागम होता है। तीनों का संगम होने से राजनीतिक विज्ञान का वर्तमान स्वरूप सामने आता है। अब हम राजनीतिक विज्ञान के जो हमने ये अपना अध्याय पढ़ा है उसके संबंध में देखें तो 3-4 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो हमें इनके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये गवर्नर ने पुस्तक लिखी थी। जब भी हम आगे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कोई भी परीक्षा देते हैं तो जो पुस्तकें हमेशा हमारे नाम हमें याद रखनी चाहिए। इनके संबंध में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये थी गवर्नर की बुक है। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये लिकोक की बुक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, ये विल्सन की बुक है। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये लॉस की द्वारा लिखी हुई किताब है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।